नमस्ते दोस्तों, न्यूज तक की गर्मा गर्मी देख रहे हैं आप। और आज न्यूज रूम में चर्चा का विषय है कि यूजीसी के जरिए जो नए प्रस्तावित कानून आ रहे थे, क्या समाज बांटने की कोशिश थी या फिर राजनीतिक घेराबंदी थी वोटों की। बिल्कुल सीधे और सटीक सवाल के साथ शुरुआत कर रहे हैं आज हम चर्चा की। और नीरज जी, इस पर रोक लग गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फौरी तौर पर, लेकिन इसे कैसे देखते हैं आप? ओपनिंग रिमार्क आपका क्या रहेगा? नहीं, साफ तौर पर बीजेपी, मुझे लगता है कि आपके दोनों सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बराबरी के नाम पर बंटवारे की कोशिश, भेदभाव मिटाने के नाम पर एक नया भेदभाव की कोशिश के जो आरोप लगे, वो एक बेसिकली राजनीतिक एजेंडा ही था। अब बीजेपी इस स्टे के बाद भी, कुछ लोग इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, मेरे हिसाब से बीजेपी इसमें फंस गई है। इसके पीछे मेरा मुख्य तर्क ये है कि सुप्रीम कोर्ट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे सुप्रीम कोर्ट के स्टे या अलग अलग अदालतों के स्टे पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन ये जो मसला है एससी एसटी ओबीसी की बराबरी का, इसमें आज के दौर में जो सोशल मीडिया का दौर है, जो कम्युनिकेशन का दौर है, वहाँ पर जो एक सामान्य वर्ग के बौद्धिक क्लास का डिबेट हावी हो जाता था पहले, और उसके अंदर समय के साथ चीजें दब जाती थी, वो अब आज की तारीख में नहीं हो रहा है। जो पैरेलल डिबेट है एससी एसटी ओबीसी के रिप्रेजेंटेटिव्स का, वो आज की तारीख में मैं उसे उतना ही मुखर देख रहा हूं। वो बीजेपी की मंशाओं पर जिस तरह के सवाल उठा रहा है, उनके जवाब बीजेपी अब तक नहीं दे पाई है। राजनीतिक बात कर रहे हैं, अभी हम कानूनी बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है, आने वाले दिनों में जब मामलों पर सुनवाई होगी, अगर बीजेपी इन यूजीसी के इन नियमों के खिलाफ अपने तर्क देती है, तो वहां पर वो एससी एसटी ओबीसी का गुस्सा मोल लेगी, और अगर इनके पक्ष में अपने तर्क देती है, तो वो जो हो रहा है सड़कों पर, वो अपने पारंपरिक वोटर, सामान्य कैटेगरी के जो वोटर हैं, उनका गुस्सा मोल लेगी। फिलहाल बीजेपी फंसी हुई है। ठीक है, हम अपने साथी रजत का रुख करेंगे। रजत, आपकी क्या सोच है इस पूरे मामले पर? ये जो प्रकरण घटित हुआ है, समाज बांटने की कोशिश है या राजनीतिक किलेबंदी थी एक तरीके से वोटों की? नहीं, किलेबंदी थी नहीं, किलेबंदी है। ये मुझे साफ साफ ये लगता है कि राजनीतिक किलेबंदी है, और ये कोशिश है बीजेपी ये करती रही है। वो पत्थर फेंक के देखती है कि पानी में कितना उछाल है। इस बार थोड़ा पानी ज़्यादा उछल गया है, तो मामला थोड़ा ढीला है। आपको देख के लगा होगा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता थे, झटका मीट बेचने वाले, बिचवाने वाले, और 10% ईडब्ल्यूएस दिलाने वाले, वो सारे लोगों के आप पोस्ट पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि वो कितने बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा दे। कुल मिलाकर ये बीजेपी का एक फेंका हुआ पासा था, और आप ये समझिए कि मुझे लगता है कि बीजेपी को समझ में आ रहा है कि 80-20 की पॉलिटिक्स में एक 80 और भी है, उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, और वो उसी की तरफ एक की हुई कोशिश मुझे नजर आ रही है। ठीक है, हम अपने साथी अमीश का भी रुख कर लेते हैं। अमीश, क्या है आपका ओपनिंग रिमार्क इस पूरे सब्जेक्ट को लेकर? देखिए ऋषि, सरकार ने तो यही कहा था और यूजीसी ने कि ये कैंपस में बराबरी, समानता लाने के उद्देश्य से लाया गया सुधार और कानून था, जिसकी पृष्ठभूमि में रहित विमला और पायल तड़वी की अफसोसजनक हत्या, सांसनिक हत्या जिसके पीछे जिम्मेदार थी, और ऐसा न हो इसके लिए प्रयास किया गया था। लेकिन हुआ क्या सड़कों पर, और वो हम सब ने देखा कि समाज में एक विवाद खड़ा हो गया, और इस विवाद के बारे में इस प्रकार की बातें हुई जैसा लग रहा था कि समाज में कोई पहली बार विवाद खड़ा हुआ है। ये बड़ा हास्यास्पद है कि एक सरकार अपने लाए हुए कानून को, अपने लाए हुए मसौदे को सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड नहीं करती है। इंदिरा जयसिंह ने बड़ा मुफीद सवाल उठाया कि आप ही कानून लाते हो और आप ही उसे डिफेंड नहीं करते हो, मान लेते हो, इसका मतलब आपको सुप्रीम कोर्ट, जो नीरज जी कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के एक प्रोटेक्शन की जरूरत थी, क्योंकि आपसे ना अब निगलते बन रहा था ना उगलते बन रहा था। मैं अपनी बात को फिर आगे हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो करेंगे, लेकिन एक बात कह दूं कि इस कानून को जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया और कहा है कि इस पर और विवेचना होनी चाहिए, एक्सपर्ट्स पैनल बैठाओ, व्याख्या करो, क्योंकि ये अस्पष्ट है और समाज में विभेद पैदा कर सकता है, तो मैं सामान्य वर्ग के बच्चों को देख रहा हूं या सामान्य वर्ग के नेताओं को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
उन्हें यह समझना चाहिए कि कैंपस में हिंसा का शिकार केवल रोहित वेमुला नहीं है, केवल पायल तड़वी नहीं है। कैंपस में पढ़ने वाला हर बच्चा, चाहे वो दलित है, ओबीसी है या सामान्य वर्ग से है, वो हिंसा का शिकार है। बीए एमए करके निकलता है, नौकरी नहीं मिलती है तो हिंसा नहीं है तो क्या है? ये सामान्य वर्ग के बच्चों को समझना पड़ेगा कि कैंपस में समानता की बात करनी, कैंपस में न्याय की बात करनी उनके लिए भी कितनी जरूरी है, क्योंकि संकट उनके सामने सबसे बड़ा है, क्योंकि उन्हें ही विलन बनाया जा रहा है। मुद्दे को एक जगह लाके एक ही कॉकस में फिट करने की कोशिश जो है, मुझे लगता है कि जो मुख्य मुद्दा होता है तो उससे डाइल्यूट हो जाता है। नहीं, अब जैसे ये कि मुद्दा उससे जुड़ा हुआ है, ये समानता से जुड़ा मुद्दा रोजगार है। और तमाम चीजों को अगर उसी यूजीसी के कॉकस में या भेदभाव के नियम से के हिसाब से ऋषि, समानता एक बड़ी अवधारणा है ना, न्याय एक बड़ी अवधारणा है, वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये कैंपस में यूजीसी को स्वप्न नहीं आया था ये सब बदलाव करने का, यूजीसी को मजबूर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ये बदलाव लेके आइए। हम ऐसे अपने नौजवानों को कैंपस में हिंसा का शिकार होते नहीं देख सकते, तब यूजीसी लेकर आई है। और ये बात बहुत आगे तक जाती है, मैं उसी ओर इशारा कर रहा हूं। ठीक है, चलिए संदीप, शुरुआती तौर पर कैसे पूरे प्रकरण को देख रहे हैं? क्या ये वाकई कोई टेस्टिंग फेज था? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। इस तरीके के ऐसे कानून लाने के लिए सरकार को पहले इफ एंड बट और जितने भी चीज़ें वो पहले हर पक्ष से चर्चा करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के कानून इस तरीके पहले भी किसान जब आंदोलन हुआ तो किसान वाले कानून सरकार ने बैक लिए। तो ऐसे जब बड़े कानून होते हैं सरकार को सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। इस तरीके के एक तरफा कानून ऐसे नहीं बनते। समानता सबको चाहिए, समानता किसी वर्ग को, पिछड़ों को, अगड़ों को, सबको समानता की बात है। ये संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 14 का ये उल्लंघन था। ऐसे कैसे कह दोगे आप? समानता सबके लिए बराबर है। सरकार को सोच समझ के कदम उठाना चाहिए ऐसी चीज़ों पे। और ये देश को ये तो बांटने वाली बात है। आप जातियों में बांटते रहोगे, 70 साल से जातियों का दंश में झेल रहा है, ऐसे कैसे होगा? इसको सरकार को ये चाहिए। देखो, एक 12वीं से स्कूलिंग करके बच्चा यूनिवर्सिटी में जाता है, उसको कितनी समझ होती है, ये इस पे भी गौर करना चाहिए ना आपको। आप एक व्यक्ति का करियर पूरा चौपट कर दोगे, आप पूरी उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी इस तरीके से। कानून एक तरफा नहीं होने चाहिए, कानून सबके बराबरी के हक के लिए होने चाहिए। और कानून, हमारा पूरा संविधान सबको समान हक दे रहा है, तो ऐसे कानून क्यों बनाए जाए जो किसी के लिए पक्ष में हो, किसी के निष्पक्ष में हो? ठीक है, ठीक है। रूपक जी, क्या है आपका ओपनिंग रिमार्क इस पूरे टॉपिक को लेके? जिस तरीके से चीजें आई, घटित हुई और फिलहाल उसको ब्रेक मारा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, समानता और बराबरी अपने आप में बड़ा विवादास्पद है। समानता किसके बराबर? क्या उनके बराबर जो वंचित पक्ष रहा या जो संपन्न रहे और उनको सब कुछ मिल गया? तो ये खैर एक अलग तरह की डिबेट है। ओबीसी को इंक्लूड, मतलब वो अधिकार देने का जो मसला यूजीसी, वो एक बीजेपी का टेस्ट केस हो सकता था और बड़ा ये नाटकीय घटनाक्रम रहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई होती है और उसमें स्टे लग जाता है और सरकार की तरफ से कोई विरोध नहीं होता। तो पता नहीं इसके पीछे क्या मंशा है। मैं सुन रहा था डॉक्टर सुखदेव थोराट को, जिनकी कमेटी पर 2012 में ये रेगुलेशंस लागू हुए थे और उनकी कमेटी का जो गठन था 2006 में यूपीए की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था और उस टाइम पर एम्स में ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी। डॉक्टर थोराट भी कह रहे थे कि उस समय 2012 में ओबीसी को एक्सक्लूड करना उस समय की गलती थी। शायद ये सुधारने की कोशिश की गई, लेकिन अब तो मामला जो है वो पिछले 10-15 साल में इतना बढ़ चुका है कि अपर कास्ट, लोअर कास्ट, एससी, एसटी, ओबीसी, और ओबीसी की तो अब अलग एक पॉलिटिक्स है। शायद बीजेपी ने कोशिश की कि जो ऑपोजिशन राहुल गांधी की तरफ से ओबीसी की तरफ से जो फोकस किया जा रहा है उसको अपने तरफ लिया जाए, लेकिन शायद ये रिस्क कैलकुलेशन करने में गलती हो गई कि इसका रिपरकशन जो है वो अपर कास्ट की तरफ होगा जो बीजेपी के साथ शुरू से जुड़ा हुआ है। तो इसका राजनीतिक फॉलोआउट और इस केस में आगे कैसे बढ़ेगी, ये बड़ा मामला देखने नजर रखनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो बहुत शुरुआती तौर पर हमने अपने तमाम साथियों से ये समझने की कोशिश की कि वो फौरी तौर पर क्या सोच रहे हैं जो यूजीसी को लेकर चीजें हुई हैं। अब उसके अंदर की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है चूंकि राजनीतिक चर्चा करनी यहाँ पर जरूरी है, उसके बाद थोड़े बहुत उसके टेक्निकल पहलू पर भी बात कर लेंगे कि इसका जो रूपक ने इशारा किया जिस तरफ, उस पर मैं आना चाह रहा था कि ये ओबीसी को डाइल्यूट करने की कोशिश है क्या पॉलिटिकली। ठीक है, मैं सबसे एक एक करके ओपनिंग रिमार्क लूंगा, लेकिन मेरा सवाल इस राउंड में ये सवाल है मेरा कि बीजेपी तो चुप रह गई, होने दिया उसने सब कुछ। उसके बाद कुछ नेता सामने आए और उन्होंने कहा कि जय 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 जय, लेकिन कांग्रेस की चुप्पी,
वो भी तो अपने आप सवालों के घेरे में है। 4 दिन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस कहाँ चुप है? एक मिनट, मैं कह रहा मैं हूं- सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं आपके। बता वही सवाल पूरा हो जाने नहीं, दीजिए कि- दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया। नहीं, सुनिए ना मेरी बात। जी, वो बताइए। सफाई दे रहे हैं, वो सफाई नहीं उन दे पर रहे हैं, आरोप तथ्य लगा है। बता रहे हैं। उसी तथ्य तरह बता का रहे हैं और उसी सही तरह बात की बता सफाई रहे हैं। उसी मैं तरह आपको की बता रहा सफाई हूं ना। ब्रिजभूषण सिंह के लड़के भी दे रहे हैं। तो ब्रजभूषण कि सिंह जिन के लड़के भी कमेटी- सही बात बोल रहे हैं। करण भूषण की आप बात कर रहे हैं, नहीं, सांसद मैं वो करण उस भूषण पर आऊंगा, कमेटी मैं में उस पर आऊंगा जी। कि बीजेपी की जिस तरीके से संस्थागत चुप्पी थी, कांग्रेस की भी वो संस्थागत चुप्पी रही है। नहीं, रजत कोई मैं एक बार अपनी बात कह दूं। अच्छा, इस पर। ठीक है, आप ही से शुरू देखिए, कर लेते हैं। हाँ, बीजेपी इसका की- काउंटर दे दीजिए पहले। बीजेपी की चुप्पी नहीं रही है, बीजेपी सेलिब्रेट कर रही है। अभी रजत ने जो बात कही कि झटका वाले गिरिराज सिंह वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये गोंडा वाले सांसद निशिकांत दुबे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहाँ बीजेपी चुप आपको दिख रही है? मैं आपको भी तो कांग्रेस की यूजी चुप्पी क्या बात कर रहे हैं ना। ये सारा वाकया ही स्टैंडिंग कमेटी है एजुकेशन पर, जिसकी अध्यक्षता दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं दिग्विजय सिंह सफाई नहीं दे रहे हैं। भाई साहब, दिग्विजय सिंह देश के सामने सत्य पेश कर रहे हैं। वो क्या पेश कर रहे हैं कि जब यूजीसी का मसौदा उनके पास आया था तो उसमें स्पष्ट प्रावधान था कि झूठी शिकायतों पर पेनलाइज किया जाएगा। वो प्रावधान क्यों यूजीसी ने फाइनल लिस्ट से हटा दिया? इस बात का जवाब तो यूजीसी और सरकार को देना है ना कि सामान्य वर्ग के बच्चों के खिलाफ को आपने विलन बनाकर पेश कर दिया समाज में, यूनिवर्सिटी में। अगर उनके खिलाफ झूठी शिकायत का प्रावधान था तो यूजीसी ने क्यों हटाया भाई फाइनल लिस्ट से? आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ने क्या दूसरी कहा? बात, आधिकारिक तौर ये कांग्रेस का स्टैंड है, कमेटी का चेयरमैन बता रहा है ये बात। अरे कमेटी का चेयरमैन बना रहा है, पार्टी की अलग लाइन होती है। आमतौर पर तो ये दिग्विजय कानून सिंह आने से पहले उनको विरोध करना चाहिए था। कमेटी में विरोध करते, हाँ। मीडिया में लाते इस बात अरे को। भाई, इस तो बात में 13 देरी क्यों कर तारीख दी? को जब उन्होंने- कानून के जब बाद उन्होंने में विरोध राजनीतिक हो रहा रोटियां है। सेकने की कोशिश 13 करी। नहीं, तारीख को राजनीति कानून आया है। उन्होंने देखा सुनने मामला के तूल बाद- पकड़ने लगा है, वो सोच रहे तूल चुपचाप नहीं हो पकड़ने जाएगा। लगा, तो बताएगा नहीं ऐसा आदमी के अंदर क्या हो- नहीं, पूरी तूल नहीं, पकड़ने लेकिन लगा अभी- तब आए। लेकिन- पहले क्यों नहीं ठीक है, विरोध आप किया? एक सेकंड। जब कमेटियों की मीटिंग हो रही आपने थी, 371 कमेटियों का की जब रूल मीटिंग हो रही थी देखा उस वक्त वो जो बोलते हैं भारत इस की बात को। संसद के वेबसाइट पर अपलोड है, आपने देखा। दिग्विजय सिंह बड़े काबिल नेता उसमें हैं, ऐसे 5 नहीं है, पॉइंट हल्के में है, मत लेना उसमें उनको। 5 पॉइंट एक सेकंड, एक सेकंड, संदीप, संदीप, वो एक written सेकंड, document है एक भाई। सेकंड, संदीप रुक written जाइए। document है, जाके संदीप जी, पढ़िए उसको। चीज पे। संदीप जी रुक जाइए 1 मिनट। संदीप जी। कमेटी ने रिकमेंड किया हाँ। कि उसमें ओबीसी को इंक्लूड करो। कमेटी ने रिकमेंड किया कि उसमें एससी एसटी ओबीसी का प्रतिनिधित्व लेके आओ। और कमेटी वो क्यों रिकमेंड करे? जब ऑलरेडी उसमें झूठी केस पर कार्रवाई होने का प्रावधान था तो कमेटी उसको नहीं रिकमेंड करेगी। वो पूरा ऑनलाइन मौजूद है संसद की वेबसाइट पर, जाके पढ़िए। पेज नंबर 51-52। उस दिन की उपस्थिति भी देखिए कि कौन कौन सांसद उपस्थित थे। दिग्विजय सिंह तथ्य बता रहे हैं, सफाई नहीं दे रहे हैं। मेरी बात तथ्य बता रहे हैं, लेकिन इतनी लेट क्यों? जब तूल पकड़ के मामला अरे पहले ही करना चाहिए ना। सुनिए भाई, पहले तूल ठीक है। पकड़ने, उसका मतलब वो सोच रहे थे हो जाएगा चुपचाप। एक मिनट। हो जाने दो। अरे मैं- इसका अरे मतलब ये एक बात है, मिनट हो जाने भाई। दो। हो जाने दो। अरे इसलिए चुप एक बैठे थे, मिनट। हो जाने के लिए चुप बैठे अरे थे क्या? 1 मिनट, कैसी 1 मिनट। बातें कर रहे हो? अरे एक नहीं, कैसी नहीं, बातें ठीक है, कर रहे हो? ओके। वो हो जाने के लिए चुप अरे बैठे हुए थे। सुनिए भाई। हो अरे जाने के ओके, लिए ठीक है चुप बैठे संदीप जी, हुए थे। ठीक है संदीप आप ही जी। बताइए। हाँ ठीक है। दिग्विजय सिंह मैं- जिम्मेदार हैं? दिग्विजय सिंह जिम्मेदार नहीं हैं? है। दिग्विजय सिंह अरे जिम्मेदार फिर- नहीं है। पूछ रहा हूं, क्या अरे मैं दिग्विजय पूरी सिंह बात जिम्मेदार है? हम कह ही नहीं कि रहे इस बात सरकार को। जिम्मेदार है? नहीं, कि सरकार यूजीसी जिम्मेदार जिम्मेदार है। है? जी बिल्कुल जिम्मेदार है। हम अच्छा, कब मना नहीं। कर रहे हैं? जिम्मेदारी हम तो मना होनी क्या कर चाहिए रहे इस हैं? देश हम में। कह रहे हैं विपक्ष को भी पूरी जिम्मेदारी भूमिका तो निभानी होनी चाहिए। चाहिए इस देश ठीक है नेता- संदीप दो- जी, दो- संदीप जी, जिम्मेदारी एक होनी मिनट, चाहिए। एक मिनट, एक मिनट। देश को बांटेगा। एक मिनट। देश को बांटेगी एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ। दलितों के लिए आप भी रुक जाओ। जिम्मेदारी अच्छा रुक होनी जाइए, चाहिए। रुक जाइए, रुक इस देश जाइए। में ओबीसी के लिए भी सबके लिए जिम्मेदारी है। तय होनी चाहिए। सबके लिए है। सिर्फ अपने सबके पे लिए आती है। है तब सड़क पे नहीं, उतरते हैं ठीक लोग। है, नहीं, किसान मरता रहा है ठीक यही है, ठीक है, सड़क पर ठीक है, किनारे। ठीक है। नहीं, तो किसान- कोई जिम्मेदारी की बात नहीं कर किसान रहा मरता था। ठीक है। किसान छह अरे महीने लगे संदीप जी रुक जाइए। करने में कानून। संदीप जी रुक जाइए, संदीप जी रुक जाइए। रोटियां सेक रहे हैं यहाँ पे। संदीप जी रुक जाइए 1 मिनट, एक एक करके, एक एक करके। मामला कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये सरकार का मामला है, तो इस डिबेट को उधर की तरफ आप हम सरकार की बात कर रहे हैं, हम कानून का मैं तो खुद कह रहा हूँ पहली बार गलत कानून आया है ये। हाँ, ठीक है। समान हक का कानून सबको हाँ, नहीं, बराबरी मैं का इसीलिए- होना चाहिए। ओके, ठीक है। लेकिन इस नहीं, पर नहीं, राजनीति मेरे दिग्विजय सवाल- सिंह का नाम ये लेके आए। संदीप जी रुक जाइए, रुक वो जाइए। पहले अरे चेयरमैन है, मैंने माना, लेकिन चुप्पी क्यों रखी थी इतने दिन से? स्टैंडिंग जब हंगामा हो गया, रोड पे लोग आ गए, तब बोले वो। पहले बोलना चाहिए था। हल्के नेता नहीं हमारे है वो। एंकर साथी ऋषि ने सवाल किया था कि कांग्रेस के नेताओं का क्या स्टैंड है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है। उस पर दिग्विजय सिंह का जिक्र आया। चेयरमैन है, कमेटी के संदीप, चेयरमैन है वो, लेकिन उनको चलिए सवाल मैं पहले उठाना इसको- चाहिए था। जो सवाल ऋषि ने किया था मैं उसका जवाब देता हूँ। देखिए, वो चेयरमैन है, मैंने मानी बात पूरी। अरे मैं- ये कानून का मैं विरोध कर रहा हूँ। मैं समान हक का कानून होना चाहिए। एक लाइन दिग्विजय सिंह स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ये बात ठीक है, कांग्रेस पार्टी के सांसद है, नेता है, सीनियर नेता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी की जो ऑफिशियल स्टेटस है वो सिर्फ एक एडवाइजरी कैपेसिटी है। सरकार या बिल्कुल कोर्ट मानी, या कोई मैंने
मैंने आपकी बिल्कुल मानी, वो मानने नहीं की मजबूरी सरकार है। अपनी ये चलाएगी, कौन सरकार ये बात का था? मैंने ये कौन 16 साल सरकार से का था? बीजेपी के मानी बात मैंने आपकी, हमको तो अरे है ही संदीप जी रुक दोषी। जाइए आप, उस पर तो सब संदीप जी पूरा रुक देश जाइए, बोल रहा है रुक कि जाइए। गलत कानून है, सरकार संदीप ने जी गलत रुक किया है। जाइए। जो भी है उस पर होना चाहिए कार्रवाई। संदीप जी रुक इसमें जाइए। कोई नानुकुर कोई कर ही अरे नहीं रहा। संदीप इसमें जी, बात प्रभु रुक भूमिका की जाइए। भी हो रही है। अरे प्रभु रुक जाइए, एक मिनट, मेरी बात आपको जाने दीजिए। मैं बार बार जो बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उसको राजनीतिक स्कोरिंग के हिसाब से मत देखिए। मतलब मैं ये कह रहा हूं, एक ग्लोबल चुप्पी जो है राजनीतिक दलों की दिखाई पड़ी। मैं कह रहा हूं कि इससे क्यों आंख बंद करना है। जब वाकई में समाज के एक वर्ग में पैनिक पैदा हुआ, सोसाइटी के अंदर पैनिक पैदा हुआ, डेफिनेटली इससे दो धड़े बनते हुए दिख रहे हैं जो डिस्कोर्स दिखाई पड़ रहा था। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो टॉप लीडरशिप है, जो ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, वो सब कुछ नहीं हुआ, 4 दिनों तक होते रहने दिया गया। बीजेपी भी वही कर रही थी, चुपचाप बैठ गई थी अपने घर में कि देखते हैं कि क्या होता है, क्लैरिटी नहीं थी। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि बतौर पत्रकार जब आप और हम सोसाइटी को देख रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि जब भी ऐसा विषय आ रहा है तो ये पार्टियां साइड हो जा रही हैं। वो कह रही हैं कि एक बारी इसको एस्केलेट कर जाने दो और इससे नफा नुकसान जिसका होता है हो जाने दो, हम आएंगे लेकिन देर से एंट्री करेंगे। मेरा सवाल ये था। नीरज जी, अब इस सवाल का जवाब आप दीजिए। मैं जवाब देता हूं। ऐसा नहीं है कि सारी पार्टियां चुप नहीं। मैं नाम गिनाता हूं। अखिलेश यादव, मायावती, ये 2 ऐसे नेता हैं जो अपनी पार्टी के ही स्टैंड के लिए, वो जो लिखते हैं वही पार्टी का स्टैंड है। दोनों के आप स्टैंड पढ़िए, उन्होंने खुल के बात की। उन्होंने ये कहा कि जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, जो निर्दोष है उसको सजा नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा ऑफिशियल स्टैंड क्या हो सकता है किसी पार्टी का। आप ये कह रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं कि कोई ये कह दे कि नहीं मैं इसके साथ हूं, मैं उसके खिलाफ हूं। स्टैंड तो ये होता है कि जो गलत है जो उसको अरे गलत आप कहा जाए। clarity तो और जो दीजिएगा ना ये कि क्लैरिटी क्या है ना, सोच रही है आपकी ये पार्टी। तो क्लैरिटी है, ये तो पार्टी कह रही है कि क्लैरिटी है। लेकिन मैं कह रहा हूं मायावती कांग्रेस ने और ये कहा, बीजेपी की मैं मायावती बात की कर रहा हूं, मायावती की क्योंकि बात। सेंट्रल में टकराव तो इन्हीं लोगों का है ना। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। चूंकि कांग्रेस ने इसलिए जवाब नहीं दिया क्योंकि बीजेपी का भी कोई उस पर ऑफिशियल स्टैंड नहीं था। जैसे बीजेपी एनआरसी पे ऑफिशियल स्टैंड ले लेती है, सीए पर ऑफिशियल स्टैंड ले लेती है, कृषि कानून पर ले लेती है, तो उसका ऑफिशियल जवाब दिया जाता है। व्यक्तिगत लोगों ने व्यक्तिगत बातें कही, जैसे कि बीजेपी की तरफ से व्यक्तिगत नेता, कई सारे नेताओं ने आकर, कई सारे विधायकों ने, सांसदों ने आकर खुलेआम विरोध किया, अपनी सरकार का विरोध किया। उसी तरीके से व्यक्तिगत लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर जवाब दिया। ऐसे ही दिग्विजय सिंह ने जवाब दिया। नीरज जी, आप नहीं, मेरा भी ये मानना है कि कांग्रेस को आप इसमें चुप्पी के लिए कांग्रेस पर उंगली नहीं उठा सकते। ये यूजीसी की नियमावली है, ये कोई बीजेपी की लेकिन नियमावली नहीं सोसाइटी थी। क्यों नहीं देखे उसकी तरफ? मैं कह रहा हूं आप एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है आपका। हाँ, हाँ। मैं क्यों नहीं देखूं आपकी तरफ कि भाई आप आइए हमारी इस लड़ाई में। जब इतना बड़ा मसला हो गया है, जब हर राज्य, एक राज्य नहीं कई राज्यों में प्रदर्शन हुए, आपकी भी जानकारी हाँ, है। हाँ, बिल्कुल। और इसको लेकर ऐसा लग रहा था कि देयर इज अ लाइन, मतलब कि लाइन डिवाइड कर रही है सोसाइटी को। नहीं, तो मतलब हाँ, ठीक कांग्रेस है। को उस सोसाइटी को एड्रेस तो करना चाहिए था ना। नहीं, कांग्रेस ने तो किया एड्रेस, लेकिन खैर रूपक आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मसला फिर वैसे ही है कि जी नेहरू ने कर दिया। ये मसला नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के थोड़ा इंटरेस्ट का ही मामला था। राहुल गांधी जिस तरह से पिछले 4-5 साल से ओबीसी कर रहे हैं, और अगर यूनिवर्सिटी में जो करीब 4 जो जितने भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, करीब 4.25 करोड़, उसमें करीब 40% जो है वो ओबीसी स्टूडेंट्स हैं, और SC ST मिला के वो नंबर करीब तीनों का मिला के करीब 60% हो जाता है। तो राहुल गांधी तो एक बड़ी मेजॉरिटी को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे ना। वो कैसे इस मामले में ये कह देते कि अगर कोई प्रोटेक्शन, वो चाहे समानता का अधिकार हो, बराबरी का, उसका मामला नहीं है, अगर ओबीसी को प्रोटेक्शन अगर किसी तरह से सरकार की तरफ से मिल रहा है, तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी कैसे इसका विरोध कर सकती है। सवाल ये था कि बीजेपी ने क्या अपने अपर कास्ट वोट बैंक को रिस्क में डाला, जो बीजेपी के ओरिजिन से उनके साथ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने उस वोट बैंक को खो दिया, और अब बीजेपी को इस वाली मूव की जरूरत क्या थी, जब SC ST ओबीसी का वोट शेयर तो बीजेपी को मिल रहा है ना अच्छी खासी। आप उस शब्द को अगर लिटरल मीनिंग ना ले, तो एक तरीके से बीजेपी तो ट्रैप में फंसी। बीजेपी तो ट्रैप में फंस गई ना। उसके 2024 के नतीजों को ले लें या उसके बाद छिड़ी बहसों को ले लें, बीजेपी को तो आना पड़ा इस पे कि हम SC ST OBC के हितैषी हैं, हम ये साबित करना चाहते हैं। तो बीजेपी को तो कांग्रेस पार्टी अपनी पिच पे लेके आई। कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टियां, जो पिछले 10 साल से लगातार ये हो रहा था कि बीजेपी पिच तैयार करती है, विपक्षी पार्टियों को उस पर आना पड़ता है, तो ये तो अपनी पिच पे लेके आए। इसमें उनका बोलना क्यों बनता था? बीजेपी वहां नहीं, एक मिनट रुक जाइए। नहीं, संदीप, एक सेकंड रुक जाइए। संदीप जी अपना बात रखना चाह रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि सरकार ने तो बिल्कुल ऐसे कानून लाके जिसमें असमानता पैदा हो रही है देश में, तो बिल्कुल गलत बात है। इसमें कोई नहीं, देखो
20% लोगों को भी जीने का हक है, वो भी इस देश के वासी हैं, वो भी वोट करते हैं और सरकार बनाते हैं। तो उनकी अवहेलना ऐसा नहीं है, उनकी सुनी नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल सुनी जानी चाहिए, उनका पक्ष रखा जाना चाहिए। बिना पक्ष के ऐसे एक तरफा कानून नहीं बनने चाहिए। और ये तो सीधा सीधा आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। आप ये मैं इनको कुछ कहूँगा तो मैं जेल जाऊँगा, और इन्होंने मुझे कह दिया तो क्या होगा भाई? फिर मैंने इनको कह दिया तो मैं जेल चला जाऊँगा, लेकिन ये मुझे कुछ कहेंगे तो मैं किसके पास जाऊँगा? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब हाँ, भेदभाव वाला कानून है। दूसरी अब बता दूं, क्या राहुल गांधी को 20% लोगों की जरूरत नहीं है? क्या उनके बिना वोट के क्या सरकार बनाएंगे? चलिए, तो उनकी नुमाइंदगी क्यों नहीं कर रहे? वो क्यों नहीं ट्वीट किया उन्होंने? क्यों नहीं बोला उनका? जवाब दीजिए, बताओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है जवाब संदीप देने जी, देंगे एक तब तो मिनट, दूंगा। आराम से, आराम से। मैं ये कह रहा हूं, मैं एक जवाब दे रहा हूं, ठीक है। जो पूरी दुख दर्द जो सबका सवाल है कि आखिर बाकी पार्टियों ने अपर कास्ट जिसको कहा जाता है, सामान्य वर्ग के लोगों के लिए बात क्यों नहीं की? उसकी सीधी सपाट बात यह है कि जिन्होंने बात की, जिन्होंने उनकी लड़ाई लड़ी, सामान्य वर्ग ने राजनीतिक तौर पर उनका साथ नहीं दिया। तो जब आप ये बात अमीर जी पहले भी गर्मा गर्मी में कह चुके हैं कि सवर्ण जो है इस देश का, वो मुसलमानों की तरह बिहेव करता है, वो एक पार्टी को या एक पार्टी के खिलाफ या एक पार्टी के पक्ष में वोट करता है। जब आप अपनी राजनीतिक नहीं, लेकिन ऐसा आस्था पैटर्न को दिखता नहीं किसी है। एक जगह कर देंगे, दिखता है ऐसा पैटर्न नहीं, दिखता तो उसका नहीं। मतलब जो लोग वोट नहीं दे रहे किसी पार्टी को, तो उनके खिलाफ कानून आने चाहिए, ऐसा बोल रहे हो आप? कानून की बात नहीं नहीं, कर नहीं, रहा बात मैं क्या है? राजनीतिक तो बात तो आप पार्टी की यही बात कह रहे हो। अच्छा, रुक जाओ, कि ठीक है, आप- आराम से, आप आराम से, आप आराम वोट से। देंगे उनको। नहीं, नहीं, आराम देश से। के नागरिक नहीं है हाँ, क्या ठीक वो? है, ठीक है। कैसी हाँ, बातें नीरज कर जी रहे हो कुछ आप? ऐड करना चाह रहे हैं। ये तो ऐसी बात हो गई, जब आराम से। दहेज के खिलाफ कानून आया था तो पुरुषों के हक में किसी ने बात क्यों नहीं की? करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी आप चाहिए? इसका बहुत मतलब लोग है, कर रहे आप हैं। इसका आराम से। मतलब है भेदभाव की बेसिक परिभाषा को ही नहीं मान रहे हैं। ठीक है, बरसों से जो भेदभाव हो रहा है, ये तो दहेज के खिलाफ जब कानून आया तो आराम। पुरुषों के पक्ष में पॉलिटिकल पार्टियों को खड़ा हो जाना चाहिए था। सती प्रथा के खिलाफ जब कानून आया तो पुरुषों के पक्ष में पूरे समाज को खड़ा हो जाना चाहिए था। क्या बात आप कर रहे हैं? एफर्मेटिव एक्शन की परिभाषा जानते हैं? परिभाषा मैं बिल्कुल जानता हूँ। एफर्मेटिव एक्शन की तो बात कर रहे हैं। SC/ST ट्राइब्स का जब 2019 में कानून वापस हुआ ना, कौन सा कानून वापस हुआ? कानून है। SC/ST अमेंडमेंट जो बिल आया वो दबाव में वापस लेना पड़ा सरकार को 2019 में। आप चेक करिए। नहीं तो SC/ST के खिलाफ नहीं, ST शेड्यूल ट्राइब्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया, वो दबाव में वापस किया। असम में वो दिक्कत हुई उसमें बहुत। ऐसा नहीं कह सकते आप। आशंकाओं पे कानून नहीं आशंकाओं बनते पे नहीं, हैं। आशंकाओं पे नहीं, कानून ये इस कानून का PMLA वापस हो जाए। एक मिनट, PMLA का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। तो आप UAPA का एक दुरुपयोग सोसाइटी नहीं को हो रहा दबाव है। करोगे, एक सोसाइटी को दबाव बनाओगे, UAPA का एक दुरुपयोग हो सोसाइटी रहा में है। दबाव बनाओगे क्या? आप एक बात का जवाब दीजिए। 20% PMLA का नहीं, नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दबाव ठीक है। बनाओगे किसी व्यक्ति UAPA को। का क्या दुरुपयोग वो हो रहा है। नहीं, नहीं, बिल्कुल PMLA का दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग क्यों हो रहा है? जब ये तो अरे कह रहे हैं, ठीक है, वापस ले लीजिए। संदीप जी रुक जाइए। आशंकाओं पे नीरज जी रुक जाइए, दहेज कानून संदीप का जी रुक जाइए। दुरुपयोग नहीं हो रहा, दहेज कानून का दुरुपयोग हाँ, नहीं हो रहा। ठीक है, हर ठीक जगह है। हो रहा है। अच्छा, ठीक कानून है। वापस कौन कह रहा है? उसको सही तरीके से पेश कीजिए। बस यही तो बात है। कोर्ट के साथ- आशंकाओं पे कानून नहीं बनते हैं। नीरज ने- इसका दुरुपयोग होगा। दुरुपयोग होगा, बिल्कुल अरे होगा। संदीप अगर मैं खुद कह रहा हूँ, अरे संदीप जी, रुक जाइए। मैं आपको बोलूंगा, आप मेरे खिलाफ अरे शिकायत दर्ज संदीप करा जी, देंगे, रुक मैं जेल जाइए। में चला जाऊंगा। और संदीप आप जी, मुझे ये कुछ आशंका बोलेंगे है मैं क्या ना? करूंगा? ये आपकी आशंका है। आशंका होगा ये। कोर्ट ये आपकी आशंका है, यही तो बात मैं कह रहा हूँ। अरे जवाब होगा ना आपको। दूसरे को बोल लेने दीजिए। संदीप, नीरज ने जो दहेज कानून वाली जो बात कही ना कि 490A का जो दुरुपयोग हो रहा है, वो अब बोल लेने देंगे, ठीक है। उस समय ये सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये बड़ा कंसर्न हो चुका है कि पुरुषों के खिलाफ शादीशुदा जिंदगी में फंसाने के लिए 498 का दुरुपयोग किया जा रहा है, और ये अब एक बड़ा कंसर्न बन चुका है। तो यही मसला है कि आपने जातीय प्रोटेक्शन जब आपने SC को दे दिया, ST को दे दिया, OBC को दे दिया, तो हो सकता है कि आज नहीं, लेकिन हो सकता है 10 साल के बाद शायद आपको फिर ऐसा ही कुछ अमेंडमेंट करना पड़े कि जो अपर कास्ट बचा हुआ है, जिसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उसके हित में आपको फिर कुछ अमेंडमेंट करने पड़े। भाई EWS हमने देखा ना। मैं एक बात जोड़ रहा हूँ ऋषि जी, जो रूपक जी कह रहे थे कि ये तो मनसा पूछी जानी चाहिए UGC के चेयरमैन से ना, कि आपने जब फाइनल ड्राफ्ट बिल को जब कानून का मसौदा का रूप दिया तो आपने उसमें झूठी शिकायतों के खिलाफ एक्शन का प्रावधान क्यों हटा दिया भाई?
सामान्य वर्ग के जिन बच्चों की बात संदीप जी जो आशंका जाहिर कर रहे हैं, वैलिड आशंका है, बिल्कुल वैलिड आशंका है कि किसी भी कानून का दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन नीरज जो बात कह रहे हैं कि आशंकाओं पर कानून एक्ट नहीं करेगा, ये आशंका निर्मूल करने का कार्य किसका था? यूजीसी का कोई एश्योर करना चाहिए था कि झूठी शिकायतों के खिलाफ एक्शन हो। जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता में ये प्रावधान रहे हैं कि आप किसी पर फर्जी मुकदमा करते हैं और अगर आप गलत पाए जाते हैं जांच में तो आपके ऊपर पलट के केस हो सकता है। मेरा कहना एक बात कंप्लीट करता हूं कि सामान्य वर्ग के बच्चों को विलन बनाकर 2026 में, ये जानते हैं इस कानून से ओबीसी, एससी, एसटी और ये रोहित वेमुला जैसे मुद्दे तो उनको आघात लगा, ये सबसे बड़ा आघात लगा है देश के उस बड़े तबके पर, सामान्य वर्ग के बच्चों पर, जिनको एक बार फिर से 2026 में आजादी के इतने 80 वर्षों बाद आप उसको विलन बनाकर नहीं, पेश चलिए कर ठीक है, दिए ओके, समाज में। आइए। तो अब देखिए ऐसा है कि बिल्कुल कंक्लूडिंग रिमार्क, बिल्कुल कम शब्दों में 30 40 सेकंड में अपनी बात रखिएगा आप लोग। सवाल टू द पॉइंट पॉलिटिकल सवाल है कि जिस तरह से रूपक जी ने इशारा किया जिस वाले मुद्दे पे, ओबीसी पे, कि क्या ओबीसी को इसमें लाकर वोट बैंक कंसोलिडेशन की कोशिश है नॉर्थ टू साउथ? नीरज जी, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क। नहीं, वो तो जाहिर तौर पर है, लेकिन मैं इस सवाल का, अगर आप कंक्लूडिंग रिमार्क की बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि इससे बीजेपी को राजनीतिक तौर पर फायदा होगा या इसके राजनीतिक प्रभाव क्या होंगे। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा अम्ब्रेला है जिसमें मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। मेरा ये मानना है कि तमाम जो भी कोर्ट का स्टे लगे इसके ऊपर, चाहे यूजीसी नियमों में संशोधन करे, बीजेपी को इसका सीधा नुकसान ये होने वाला है कि जाति जनगणना जैसे मुद्दों की बहस बढ़ेगी, जाति जनगणना की मांग बढ़ेगी। ये बीजेपी के हिंदुत्व की छतरी को तोड़ता है, राजनीतिक तौर पर उनके लिए नुकसानदेह है। 2029 के चुनाव आते आते बीजेपी को इन मुद्दों को और ज्यादा फेस करना पड़ेगा। और ये जो अपर कास्ट के विरोधों के तौर पर ये जो करणी सेना, परशुराम सेना, मैं तो इन्हें अपर तथाकथित जो सामान्य वर्ग है या अपर कास्ट जिसे कहते हैं, मैं तो इनका रिप्रेजेंटेटिव इन्हें मानता ही नहीं हूं। ये तो चौराहे पर खड़े होकर हर बात पे हो हल्ला करने वाले लोग हैं, तो इनके विरोध से कुछ नहीं हो रहा है। बीजेपी कुल मिला के फंसी है। आने वाले चुनावों में जातीय जनगणना, कास्ट सेंसस, भेदभाव, बराबरी, ये सब मुद्दे और तेज होंगे, क्योंकि अब इन मुद्दों पर बहस करने वाला बौद्धिक वर्ग अपनी आवाज को सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों के जरिए लोगों के बीच में ले जा पा रहा है। ठीक है, रजत आप अपना कंक्लूडिंग रिमार्क दीजिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप बात करें इस राजनीति का किसको नफा नुकसान है, बीजेपी सेंटर में है। जो लोग विरोध कर रहे थे, माना जाता है कि मुख्य तौर पर बीजेपी के वोटर हैं जो विरोध कर रहे हैं। आप उनसे एक बार पूछिए कि विरोध के बाद भी वो किसको वोट देंगे, तो वो कोई कहेगा कि मैं योगी आदित्यनाथ को वोट दूंगा, कोई कहेगा कि मोदी को नहीं तो किसी और को वोट दूंगा। कुल मिला के बीजेपी को वोट देंगे, नाराजगी मोदी से है। तो इस नाराजगी कोई बहुत असर मुझे नहीं दिखता। दूसरी बात यह है कि ओबीसी वोटर को क्या इस तरीके की चीज़ों से कैटर किया जा सकता है। जब आप ओबीसी से बात करेंगे तो उनको लगता है कि ये सिर्फ एक झुंझुना है और ये इसको इस तरीके से दिया गया था कि इसको इसी तरीके से रोका जाना था। इसीलिए जो शोषित, जो शिकायत करता है, उसको अगर उसकी शिकायत झूठी होती है तो उसको सजा हो, ये प्रावधान हटाया गया। ये उनका एक मानना था कि ये जानबूझ के ऐसे किया गया। तो अभी हाल फिलहाल में मुझे लगता है कि मामला बिल्कुल जैसे ही इस पे स्टे लगा हुआ है, परिस्थिति वैसे ही स्टे है, जो वोटर जिसके साथ है वो उसके साथ बना। अमीश जी क्या बोल रहे हैं? देखिए ऋषि, मेरा अगर आप कंक्लूडिंग रिमार्क पूछ रहे हैं तो मेरी चिंता ये नहीं है कि इसका राजनीतिक फ़ायदा भाजपा को हो जाएगा या राजनीतिक नुकसान भाजपा को हो जाएगा। मेरी चिंता ये नहीं है कि इसका राजनीतिक फ़ायदा कांग्रेस को हो जाएगा कि राजनीतिक नुकसान कांग्रेस को हो जाएगा। मेरी चिंता ये है कि जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अशोक उपाध्याय हमको थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ा रहे थे एमए की क्लास में, तो साथ साथ किसी भारती को, किसी यादव को, किसी कुशवाहा को, किसी खान को, किसी शर्मा को, सबको एक साथ पढ़ा रहे थे और सबको एक साथ समानता और न्याय सिखा रहे थे 2009 में। उस अशोक उपाध्याय को विलन बना देने पर मेरी चिंता यह है, जो सरकार की कवायद से हो गया कि सामान्य वर्ग को कैंपस में विलन की तरह पेश कर दिया इस सरकार ने, इस यूजीसी ने। मेरी चिंता यह है कि 2026 में यह नहीं होना चाहिए था। 47 में हो रहा होता तो एक बारगी स्वीकार था, 26 में किसी एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी को विलन नहीं बनाना चाहिए था। मेरी चिंता इस बात की है कि रोहित वेमुला के प्रश्न
पायल तड़वी के प्रश्न कितने पीछे छूट गए, उनकी माओं के संघर्ष कितने पीछे छूट गए। 2016 से ये मुद्दे उठे आ रहे हैं और 2026 में सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि समाज में विभेद पैदा हो जाएगा, तो आपको और ज़्यादा अफर्मेटिव एक्शन पर फोर्स करना चाहिए। मेरी चिंता इस बात की है कि कैंपस में जब हर एक छात्र शोषण का शिकार है, सांस्थानिक शोषण का शिकार है, सांस्थानिक हत्या का शिकार है, तो हर एक छात्र को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और यह अश्योर करने की जिम्मेदारी यूजीसी की है, सरकार की है, किसी कांग्रेस की, किसी दिग्विजय सिंह की, किसी राहुल गांधी की नहीं है। संदीप जी, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क क्या रहेगा? जी बिल्कुल, मेरा तो सब ये इतनी सारी चिंताएं इन्होंने गिना दी। बड़ी चिंता तो ये है देश की राजनीति किस ओर जा रही है। देश को बांटना चाह रहे हैं, वोट बैंक के लिए क्या क्या करना चाह रहे हैं। ये समाज वोट बैंक वोट हासिल करने के लिए किसी एक तबके को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं या किसी को फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। इस तरीके की राजनीति बंद हो, पूरा देश एक है, एक तरीके से एकजुट करके राजनीति करनी चाहिए। हार जीत इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, हार जीत लगी रहती है, लेकिन ये देश एक साथ एकजुटता के साथ ग्रोथ करे, आगे बढ़े, इस बात की बड़ी चिंता है। और ये बहुत इस तरीके के एक पक्षीय कानून, किसी वर्ग को नीचे गिरा देना, किसी को ऊपर ला देना, ये सरकारों के काम नहीं है। सरकार कानून बनाए लेकिन निष्पक्ष कानून हो, उसमें सबकी साइड रखी जाए, इधर का भी तबका हो, उधर का भी हो, अगड़े भी हों, पिछड़े भी हों, SC ST भी हों और गरीब भी हो, अमीर भी हों, सबके लिए कानून बराबर है। हर व्यक्ति इस देश की ग्रोथ के लिए योगदान दे रहा है और हर व्यक्ति वोट दे रहा है। माने कल को हम सीवर की सफाई करते हुए किसी ब्राह्मण को भी देखें, कल को हम शादी के फेरे लगवाते हुए किसी दलित को भी देखें, कल को हम कहीं पर पाठशालाओं, कहीं पर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के VCs में 40 को SC ST OBC भी देखें। ये सब भी हो ना, फिर समानता हो। तो आप कैमरे पे बोल रहे हो, रोड पे जाके देखो, सब कुछ हो रहा है, आप देख ही कहाँ रहे हो। सीवर में उतर रहा है, हर आदमी जा रहा है बॉस, आप फेरे पड़वा रहा है दलित वर्ग का आदमी। देखो मार्केट में जाके देखो, एक उसकी छोटी, अरे ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, कंक्लूड कर रहे हैं हम, कंक्लूड कर रहे हैं, चलिए ठीक है, नहीं ठीक है, कंक्लूड कर रहे हैं, नहीं बांटते रहो देश को, पूरा देश एक है, आज भी हम कह रहे हैं एक है। ठीक है, चलिए कंक्लूड कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं जी। कथा को सबको ही कर रहा है, आप जाके देखो ना। संदीप रहने दीजिए, हो गया, देखे पूरा देश का रक्षा। संदीप रहने दीजिए, ऐसा नहीं है भैया, रोज है। ठीक है संदीप जी, ओके ठीक है। रूपक जी कंक्लूड करिएगा और इसमें एक पॉइंट और आप एड्रेस कर दीजिएगा। एक लाइन और बोल दूं? हाँ, ऐसा आप ये इतने सारे लोग बैठे हैं, जब आप रिक्रूटमेंट करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं ना, देखते हैं ना काबिल है उसी को एंट्री देते हैं ना, या ऐसे जाति देख के उसको एंट्री देते हैं? एक मिनट, काबिलियत इस संदीप जी बहुत बड़ी बहस है। आपके हिसाब से कितनी चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। जो सही होना चाहिए वो होना चाहिए, एक सेंटेंस जो राइट है वो होना चाहिए। मेरे हिसाब से एक सेंटेंस बोलूं? मैं अपने हिसाब की बात कर ही नहीं रहा यहाँ पे। एक सेंटेंस बोल लूं? आपने इंटरव्यू की बात की ना, आपके हिसाब से जाति अवसर के बाद आती है, यानी मौका मिलने के बाद जाति देखी जानी चाहिए। असल में जाति अवसर से पहले आती है। जाति का डिस्क्रिमिनेशन अवसर तक आने ही नहीं देता है। जाति ये अब इस वाक्य को ठंडे दिमाग से, हाँ ठीक है, हम ठंडे दिमाग से रोज ठीक है संदीप जी, ओके कौन पा रहा है? हाँ ठीक है, ओके संदीप जी, आपका विषय है, आप टाइम्स अप, रुक जाइए। रूपक जी, आखिरी सवाल जो कंक्लूड करिएगा, इसमें एक पॉइंट ऐड करते हुए कि क्या इस तरह के केओस से क्या राहुल या कांग्रेस को भी फायदा मिल जाएगा क्या? ऋषि, मेरे हिसाब से जो इस केस का जो पूरा बैकग्राउंड है ना, जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया और रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मदर ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई थी, कहा था कि 2012 वाला रेगुलेशन कमज़ोर है, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई नए सिरे से आप उस रेगुलेशन को रिड्राफ्ट की। मुझे लगता है कि शायद बीजेपी ने उसको या सरकार ने उसको बहुत हल्के में लिया। उन्होंने कहा कि एक यूनिवर्सिटी का रूल है जिसमें किसी को इंक्लूड कर देंगे, किसी को एक्सक्लूड कर देंगे, लेकिन शायद ये मामला जो है, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि बीजेपी ये सोच सकती है या उसके स्कीम ऑफ थॉट में भी होगा कि अपर कास्ट को ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड जो है वो लिया जा सकता है। शायद नहीं भी लिया हो, एक्सीडेंटली ले लिया गया हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस रूल को रेगुलेशन को मजबूत करने की ज़रूरत है। अब सवाल ये है कि इसका पॉलिटिकल फॉलोआउट क्या होगा। इसका जो हो सकता है कि पहला नतीजा जो है इस साल के जो 26 के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कहीं दिखेगा, क्योंकि अपर कास्ट लोअर कास्ट OBC केवल
केवल यूपी बिहार तक तो सीमित है नहीं, साउथ में भी है। उसका बड़ा सबसे बड़ा जो असर वो उत्तर प्रदेश में दिखेगा, जहां से विरोध की बड़ी आवाज़ सुनाई दी। बीजेपी को अगर थोड़ा सा भी डैमेज होता है तो कांग्रेस उसकी गेनर बन सकती है। कांग्रेस या बीजेपी विरोध की जितनी भी रीजनल फोर्सेज हैं, समाजवादी पार्टी चाहे उत्तर प्रदेश में हो, तो उसकी गेनर बन सकती है। कांग्रेस की चुप्पी उसकी मजबूरी भी है, उसका धर्म संकट भी है। कांग्रेस पार्टी भी अब कोई अपर कास्ट के भरोसे तो है नहीं, उसको भी ओबीसी जैसे वोट बैंक की तलाश है। अब इसमें एक प्रोटेक्शन अगर ओबीसी स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में मिल रहा है तो कांग्रेस पार्टी कैसे उसका विरोध कर दी, सिर्फ इसलिए कि ये बीजेपी रिजिम में हुआ। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, यूजीसी के इस पूरे प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन आता है, उस पर अभी रोक लग जाती है, सरकार भी थोड़ी राहत पाती हुई दिखती है, और कुल मिलाकर इसमें जो हमारे न्यूज़ रूम के साथियों ने बातचीत की, भले ही बहस आज ज़्यादा हो गई और बात एक दूसरे के कॉलर तक नहीं पहुंच पाई, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं तमाम साथियों का, लेकिन कुल मिलाकर जो बातचीत है, इस बातचीत के केंद्र में ओबीसी है, और ओबीसी वोट बैंक का जो एक तरीके से पावर है उसको शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, उसको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। गर्मा गर्मी में यही निष्कर्ष निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये गर्मा गर्मी जो है वो पसंद आई होगी। आप देख रहे थे न्यूज़ तक।